रानी बहू, बेटा मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दे दो। सासू माँ रोते हुए मुझसे कह रही थी और मैं बस अपने हाथ में पकड़े हुए 5,000 रुपये देख रही थी। यही 5,000 जो हर महीने मेरी सास की दवाइयों के लिए मेरे पति मयंक बेंगलोर से भेजते थे। मेरे पति की मेहनत की कमाई। शुरुआत में तो मैंने वो पैसे सही जगह लगाए, दवा लाकर ठीक से सास को देती रही। लेकिन फिर एक दिन न जाने क्या हुआ, मेरे दिल में एक अजीब सी आवाज आई कि कब तक मैं दूसरों के लिए कुर्बानियां देती रहूंगी? क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं? और बस उसी दिन जैसे दिल का कोई ताला खुल गया। मैंने तय कर लिया कि अब ये पैसे मेरी मर्जी से ही खर्च होंगे। सबसे पहले मैंने वो 5,000 एक नए सूट पर खर्च कर दिए। रंग ऐसा था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था और जो मैं कब से लेना चाहती थी, पर सास के दवाइयों के बजट की वजह से वो कभी फिट ही नहीं बैठता था। एक दिन जब मैं शॉपिंग करके घर लौटी तो अंदर से बहुत खुश थी। एक पल के लिए भी मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं था। उल्टा जब भाभी देवरानी, जिन्हें मैं भाभी कहती थी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने मम्मी जी की दवा के पैसे दिए थे, तो मैंने हंसते हुए कह दिया, अरे भाभी, कुछ दिन मम्मी अगर दवा नहीं लेंगी तो क्या हो जाएगा? वैसे भी बंदा कभी कभी अपने लिए भी तो जीता है ना। और इस बात पर भाभी वो चुपचाप थी, लेकिन जब भी मेरे साथ थी उन्होंने उस बात में मेरा साथ दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। मैं हर महीने पैसे अपने हिसाब से खर्च करने लगी। सास को बहुत तकलीफ होती थी, उनकी तबीयत बिगड़ती रहती, पर मैं बहाना बना देती कि मम्मी आज दवा नहीं मिली है या डॉक्टर ने बोला है कि आपके लिए अब आराम ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन जब मैं बाजार से लौट रही थी, हाथ में 2-3 शॉपिंग बैग थे, नए कपड़े, कॉस्मेटिक, कुछ सामान। रास्ते में मुझे एक फकीर मिला। मैंने सोचा कि चलो थोड़े से पैसे उसे दे दूं, पर जैसे ही मैंने पैसे आगे बढ़ाए, उसने वो पैसे मेरे ही मुंह पर मार दिए और मुझसे गुस्से में बोला, जा घर जा, तेरा अंजाम अब बहुत नजदीक है। मैं तो ये देखकर बिल्कुल सुन रह गई, दिल जैसे कांप गया। डर के मारे मैं तेज कदमों से घर पहुंची और सीधा सास के कमरे में गई। लेकिन वहां वो बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी। उनकी सांसें भी अब थम चुकी थी, पर असली जमीन तो मेरे पैरों तले से तब निकली जब मुझे समझ आया कि मैंने क्या किया है। और उन्हीं पलों में वापस लौट गई जब मैंने सब बातें भूलकर अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी थी। भाभी उस दिन मेरे साथ मार्केट गई थी, लेकिन कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने की जगह वो मुझे सीधा पार्लर ले गई। वहाँ जाकर हमने फेशियल करवाया, मेहंदी लगवाई, पेडिक्योर मैनिक्योर करवाया। उस वक्त तो सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। वापसी में मैंने भाभी से पूछा, भाभी बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। और मैंने खुद को देखना चाहा, फिर सामने शीशे में अपना चेहरा गौर से देखा तो सच में ऐसा ही लगा। पहली बार मैंने खुद को संवारा है, पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की थी और मुझे लगा कि मैं भी कुछ हूँ। न जाने क्यों उस वक्त मम्मी की कर्राहट, उनकी आंखों की मिन्नतें, सब जैसे मेरे दिमाग से बिल्कुल मिट गई थी। दिन बीते, हफ्ते बीत गए। अब वो 5,000 रुपये मेरे लिए किसी जिम्मेदारी के नहीं बल्कि एक आज़ादी के बन चुके थे। जब भी मेरे पास पैसे आते तो मैं कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेती। भाई यानी मेरे देवर, जिनको मैं भाई का दर्जा देती थी, उनके लिए एक नई शर्ट, भाभी के लिए सैंडल और खुद के लिए कुछ नया। कभी नई लिपस्टिक, कभी जूती, कभी परफ्यूम। मगर मम्मी की तबीयत जब कभी कभी सच में बिगड़ जाती थी, तब वो चुपचाप कमरे में एक कोने में बेबसी बैठी रहती, शायद दर्द में, शायद उम्मीद में। फिर एक दिन उन्होंने बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर मुझसे कहा कि रानी बहू, मुझे दवाई तो ला दो, दर्द बहुत बढ़ गया है। मैंने उनकी बात सुनी पर अनसुनी ज़रूर कर दी। भाभी मुझसे बोली, तुमने सुना मम्मी क्या कह रही हैं? और मैंने बस कांधे उचकाकर कह दिया, अरे ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सह भी लेंगी तो क्या हो जाएगा। सच बताऊं तो अब उनकी आवाज़ ही मुझे भारी लगने लगी थी। जब भी वो दर्द से कर्राती तो मैं अपना कमरा बंद कर लेती। यहाँ तक कि कभी कभी तो मैं अपने कमरे का ताला तक लगा देती थी ताकि खुद चैन की नींद ले सकूं। और उसके बाद बाहर निकलती तो हर चीज़ अपनी सी लगती। खुद पर खर्च किए गए नए कपड़े, महंगी लिपस्टिक, भाभी के साथ खाया गया पिज्ज़ा, भाई की शाबाशी, इन सब के बीच मम्मी की बिगड़ती हालत का मुझे ज़रा भी ख्याल नहीं आता था। मार्केट की भीड़ में भी मैं हल्के हल्के कदमों से चलती थी, जैसे ज़मीन मेरे नीचे नरम हो गई हो, जैसे अब मैं किसी बोझ से आज़ाद हो चुकी हूँ। आज एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ था जिसका इंतज़ार मैं पिछले हफ्ते से कर रही थी। भाभी मेरे साथ थी, हम दोनों का प्लान था
कि जैसे ही दुकान खुलेगी तो सबसे पहले हम ही वहां पहुंचेंगे। सड़क के किनारे गाड़ियां तेजी से निकल रही थी और हमारी नजरें हर दुकान की तरफ घूम रही थी। शायद वो सूट दिख जाए जो मेरे मन में बसा हुआ था। ये वाला सूट कैसा है, भाभी ने पूछा। मैंने कमीज का कपड़ा छूकर कहा, अच्छा है लेकिन शायद मेरे साइज में कुछ और बेहतर हो। मैं देखती हूँ। फिर क्या था, हम एक दुकान से दूसरी दुकान घूमे रहे। कई जगहों पर ट्रायल रूम में तो घंटों बिता दिए। मैंने उस दिन एक महंगी घड़ी भी खरीद ली जिसकी बेल्ट का रंग मेरे नए सैंडल से बिल्कुल मैच करता था। मेरे मन के अंदर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कि अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। दीदी चलो अब कुछ खा लेते हैं, थक गए हैं, भाभी ने कहा। फिर हम पास ही के एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। पास्ता और शेक ऑर्डर किया। जिंदगी का मज़ा तो अब आ रहा है, मैंने कहा। पहले तो बस माँ बच्चे किचन बस इन्हीं में उलझे रहते थे। भाभी ने मेरी बात पर सर हिलाया और बोली, सच कह रही हो। अगर औरत अपनी जिंदगी को खुद संवारना शुरू कर दे तो फिर कोई उसे सहता भी नहीं। पर जब तक हम चुप रहते हैं सबको लगता है कि यही हमारा काम है। खाना खा लेने के बाद जब हम बाहर निकले तो सूरज ढलने लगा था। सड़क पर अब भीड़ थोड़ी कम थी। मैंने एक हाथ में बैग संभाला और दूसरी तरफ देखने लगी। तभी एक बूढ़ा सा फकीर अचानक हमारे सामने आ गया। हाथ में एक पुराना सा कटोरा, चेहरे पर थकावट और आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे कि उसने सब कुछ देख लिया हो। जिंदगी, दर्द, अकेलापन, सब कुछ। वो चुपचाप से हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, बेटी ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो। उसकी आवाज़ में ना कोई जोर था ना उम्मीद, बस एक खामोशी थी, लेकिन उसमें भी कोई अजीब सी ताकत थी। फिर मैंने अपने बैग से 10 रुपए निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन उसने पैसे लेने की जगह मेरी आंखों में गहरी नजरें गड़ा दी। फिर अचानक वो नोट मेरे हाथ से छीना और मेरे मुंह पर ही दे मारा और गरज कर बोला, जा घर जा, तेरा वक्त आ गया है। ये बात सुनकर मेरे कदम वही के वही जम गए। भाभी भी थोड़ा पीछे हट गई और मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। चिल्लाई, क्या कहा तूने? ये क्या बदतमीजी है? भीख मांगने आया है या बद्दुआ देने? पर वो चुप था। बस उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जैसे मुझे घूरती नहीं, जला रही हो। मैंने वो नोट जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में कहा, बदतमीज है, निकल जा यहाँ से वरना पुलिस को बुलाऊंगी। पर वो कुछ नहीं बोला, बस पलटकर चुपचाप चला गया। जाते जाते जैसे वो फकीर हवा में कोई बोझ छोड़ गया हो। भाभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो दीदी छोड़ो, ये तो पागल लगता है। पर मेरा दिल अंदर से भारी हो गया था। बाजार की सारी रोशनी अब आंखों में चुभने लगी थी। हम दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी की तरफ बढ़े। गाड़ी में बैठकर मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। भाभी ने कहा, तुमने तो नोट भी दिया, फिर भी उसने वो सलूक किया। अजीब लोग होते हैं दुनिया में भी कितने। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और ना जाने क्यों कह दिया कि कभी कभी लोग हमें कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें समझ ही नहीं आता। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों बोल गई। फिर रास्ते में ट्रैफिक था और हमें करीब आधे घंटे वहीं रुकना पड़ा। गाड़ी के शीशे पर छोटे छोटे बच्चे आकर हाथ मार रहे थे। कोई खिलौने बेच रहा था, कोई रुमाल, कोई कुछ खाने का सामान, लेकिन मैंने किसी की तरफ नज़र तक नहीं उठाई। भाभी मोबाइल में कुछ देख रही थी और मैं अपनी सोच में ही कहीं उलझी हुई थी। घर पहुंचकर मैं चुपचाप जूते उतारकर सीधे कमरे में चली गई। शॉपिंग बैग्स बेड पर रख दिए, लेकिन उन्हें खोलने का भी मन नहीं किया। जब चेहरा धोने गई और शीशे में खुद को देखा तो कुछ अजीब सा लगा। वही मेकअप, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसमें अब एक अलग सी छाप थी, जैसे किसी ने कोई साया छोड़ दिया हो, एक निशान जो पानी से भी धुल ही नहीं रहा था। तभी भाभी ने दरवाज़ा खोला और कहा कि दीदी चाय बनाऊं क्या आपके लिए? मैंने कहा, नहीं, मुझे बस आराम करना है। वो बोली, आप तो बिल्कुल चुप हो गई हो, वो फ़कीर दिल पर लग गया क्या? मैंने सिर्फ सर हिला दिया। रात को खाने की टेबल पर मैं भी चुप थी। भाई ने पूछा, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ बस थोड़ी थकान है। मम्मी के कमरे में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दरवाज़ा बंद था। भाभी ने कहा कि आज दिन भर मम्मी की आवाज़ नहीं आई, ना कुछ मांगा ना दवा की बात की। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, अभी थक गई होंगी, सुबह को देखेंगे। फिर कमरे में गए तो रात को देर से नींद आई, मगर सपने में बार बार वही फकीर आ रहा था। बार बार वही बात दोहराता कि जा घर जा, तेरा वक्त अब आ गया है। कभी वो अंधेरे में खड़ा होता, कभी मम्मी के कमरे में दिखाई देता और मैं हर बार उससे बचने की कोशिश करती। सुबह आँख खुली तो पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कुछ दिन तक सब कुछ आम जैसा चलता रहा, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। बाजार जाते वक्त अब हर बार मुझे वही चेहरा याद आता।
कोई भी फकीर दिखता तो दिल तेजी से धड़कने लगता। कई बार मैंने भाभी से पूछा कि वो फकीर तुम्हें कभी पहले दिखा था क्या? तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, न पहले कभी देखा न बाद में। एक बार तो मैंने उस जगह जाकर उसे ढूंढने की कोशिश भी करी। हर गली हर मोड़ पर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला, जैसे जमीन में समा गया हो। वहीं बैठे कुछ दूसरे फकीरों से भी पूछा कि क्या यहाँ कोई बूढ़ा लंबी दाढ़ी वाला फकीर बैठता है? तो एक औरत ने कहा नहीं बहन, यहाँ ऐसा कोई फकीर नहीं आता। और मैं चुपचाप वापस लौट आई। लेकिन मुझे महसूस हो चुका था कि कुछ था जो अब मेरे साथ लिपट गया है, जैसे कोई साया, जैसे कोई खामोश खबर जो अब पूरी तरह से खुली नहीं है। और मुझे तब तक अंदाज़ा नहीं था कि वो एक बात जो उसने कही थी वो सब शब्द नहीं थे, बल्कि किसी बड़े हिसाब की शुरुआत थी। उस दिन जब मैं घर लौटी और दरवाज़ा खोला तो अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो आम तो बिल्कुल नहीं लगता था। ना तो भाभी की आवाज़, मम्मी की कुछ कर्राहट, भाई की बातें, कुछ न कुछ सुनाई देता ही था। लेकिन उस दिन हर चीज़ थमी हुई थी। मैंने बैग सोफे पर रखा, जूते उतारे और पानी लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन वहीं रुक गई। किचन के दरवाजे पर भाई खड़ा था, चेहरा उतरा हुआ, आंखें नम। उसने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। मेरा दिल कांप गया। मैंने पूछा क्या हुआ है, सब इतना खामोश क्यों है? उसने मुझसे नजरें चुरा ली और बस इतना कहा कि अंदर चली जाओ मम्मी के कमरे में। मेरे दिल में जैसे एक झटका सा लगा। मैं तेज कदमों से कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा धीरे से खोला तो जो मंजर मैंने देखा उसने मेरी सांसें ही रोक दी। मम्मी चारपाई पर बिल्कुल शांत लेटी हुई थी, चेहरा एकदम सुकून भरा, लेकिन आंखें हमेशा के लिए बंद। उनके पैरों की तरफ मेरा पति मयंक बैठा हुआ था, झुका हुआ, और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बेंगलोर से अचानक लौट आया था, बिना कोई मैसेज, बिना बताए, और अब मेरे सामने था, एक लाश और एक खामोश इल्ज़ाम। मैं दहलीज पर ही रुक गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई। पति ने सर उठाया, हमारी नजरें मिली और फिर झुक गई। तुम तो आ गई हो, उसने कहा, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। ये सब कब हुआ? मैंने बहुत मुश्किल से पूछा। कल रात, तन्हा, दवा के बिना, वो सब इतना ही बोला और मैं खामोश खड़ी रही। भाभी भी कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने मम्मी के हाथों पर चादर ठीक की। भाई ने नजरें नीचे झुका ली। सब कुछ जैसे थम सा गया था। पति उठकर मेरे पास आया। उसके चेहरे पर ना सिर्फ गुस्सा था, ना सिर्फ दुख,